नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जुडिशियरी में चेंज करने की, सुधार करने की जो बात चल रही है, उसमें पीएम मोदी के एक्शन के बाद अब कांग्रेस के वकीलों का गैंग सुप्रीम कोर्ट के साथ आ गया है। कांग्रेस अब इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरीके से सुधार चल रहा है, अगर ये सुधार हो गया तो उसके बाद उसके नेता भी नहीं बचेंगे और इन वकीलों का एजेंडा पूरा नहीं होगा, इनके जेब नहीं भरेंगे और फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील जो वकालत करके राजनीति में आए और राजनीति का फायदा अपने वकील होने के कारण, बेल के इस खेल में शामिल होने के कारण उठा रहे हैं और कांग्रेस से नकारे जाने के बाद वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में चले जाते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी जो वकील होने के कारण राजनीति में है, कांग्रेस में उनकी भूमिका सबको पता है कि सिर्फ वकील और जजों के साथ साठगांठ के कारण ही अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस में इतना बड़ा पद दिया जाता है और हर बार किसी न किसी तरीके से वो राज्यसभा में जाते हैं। जब कांग्रेस के पास पूरा समर्थन नहीं था तो ममता बनर्जी ने अभिषेक मनु सिंघवी को समर्थन दिया राज्यसभा भेजने के लिए। ये जो अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, ये सारे के सारे वकीलों का जो गैंग है कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरे स्तर का आधार ढूंढता है। ये आधार परोक्ष तरीके का रहता है। जैसे कपिल सिब्बल की बात करें तो सालों तक कांग्रेस के उस तुष्टीकरण की नीति को दूसरे आधार पर लागू करवाने में सुप्रीम कोर्ट के रास्ते उसे चर्चा में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। चाहे राम मंदिर का मसला हो या फिर झुग्गी झोपड़ी को जो रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा में है था, या फिर बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा बन रहा था, इन लोगों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हो, या फिर इनटॉलरेंस गैंग के वो मेंबर हों जो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि देश में माहौल खराब हो रहा है, किसी के लिए स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और इनकी याचिकाओं को कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सारे वकीलों का सहयोग मिलता है और इन्हीं के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन मुद्दों को हंगामा के लिए तैयार करते हैं, मीडिया में खबरें बनाते हैं और इसलिए इन लोगों को चिढ़ लग रही है। जो सुधार की प्रक्रिया की बात की जा रही है, उस सुधार की प्रक्रिया में सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। अब कपिल सिब्बल ने जो मुद्दे उठाए हैं कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो बातें उठाई है उससे न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जज डिस्टर्ब हो रहे हैं। यह किस बात का डिस्टर्बेंस है कि किरण रिजिजू ने 3-4 मुद्दे संसद में भी उठाए और संसद के बाहर भी उठाए। उन्होंने सुधार की बात की और सुधार में पहला यही था कि जजों की नियुक्ति किस आधार पर की जानी चाहिए। जजों की नियुक्ति क्या कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होनी चाहिए? अगर कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबी खींचती है, वैकेंसी भी रहता है, पोस्ट भी, पद भी रिक्त रहते हैं और इन जजों को जो कॉलेजियम सिस्टम के हिस्सा होते हैं, जो कमिटी में होते हैं, उनका ज़्यादातर समय अपॉइंटमेंट में गुजर जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज आते हैं और 1-2 साल के अंदर ही रिटायर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलता है। उनकी वरिष्ठता ही ऐसी है कि वो जब इतने सालों तक वकालत में प्रैक्टिस कर चुके हैं, हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और उनके उम्र का पड़ाव अब 60 के आसपास जा रहा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज 10 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता है। ऐसे में बार बार नियुक्ति की जरूरत पड़ती है और ये कॉलेजियम वाले जो जज हैं वो इन्हीं राजनीतिक कामों में, अपॉइंटमेंट में लगे रहते हैं, जिससे काम प्रभावित होता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं अभी तक वो लंबित पड़े होते हैं और
लंबित पड़े मामलों के कारण ही ये दूसरा आधार बनता है बेल का, कि बेल दे दें और इस मामले को खींचते रहें, जिससे कि दोनों में से किसी पक्ष को ऐसा एहसास न हो कि इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामले जो किरण रिजिजू ने उठाए उसमें दिक्कत क्या है? एनजेएसी की जो बात करते हैं, वो एनजेएसी का प्रपोजल मनमोहन सिंह की सरकार के समय आया। 2013 में इस पर कमेटी भी गठित की गई और संसद में एक बिल लाने की बात कही गई। 2014 में सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी कांग्रेस के उन कामों में किसी भी तरह की त्रुटि भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि नहीं, कांग्रेस ने अगर जजों की नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया बनाने की बात कही है और इसमें कमेटी के रिकमेंडेशन भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट लॉ कमीशन जो लाया गया, एनजेएसी का बिल लाया गया 2014 में, वो बिल कांग्रेस की ही देन थी। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट में थी। लेकिन उसके बाद जब ये बिल पास हुआ, एक्ट बना 2015 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, संवैधानिक मुद्दा बताकर अपने पर्सनल फायदे के लिए उस कानून को खारिज कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही और जब फिर से यह सुधार की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कांग्रेस के यही वकील अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इस मुद्दे का विरोध करे। दूसरी बात जो बेल की आती है, जिस सुधार की बात किरण रिजिजू ने कहा, जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा है कि जो बेल मिलता है उससे फैसले आने में देर होते हैं। यह सामान्य तरीके की बात है कि बेल की राजनीति के कारण ही फैसले आने में इतने समय अब तक लग रहे हैं। अगर एक एक मामले को देखें, 2012 से नेशनल हेराल्ड में घपला घोटाला का केस चल रहा है। 2000 करोड़ रुपए का मामला है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों फंसे हुए हैं। लेकिन यह मामला जैसे ही लोअर कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, उसमें बेल का खेल शुरू हो जाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे चल रहे हैं। ईडी ने इसकी जांच की है, पूछताछ की है। सीबीआई के हवाले से भी जो रिपोर्ट सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि नेशनल हेराल्ड के पूरी संपत्ति पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कब्जा किया है। ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई, उसमें 38% शेयर इन दोनों का है और इसी ने औने पौने भाव से 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। कोर्ट इन लोगों को बेल देकर रखेगी और यह फैसला आने में अब तक तो 10 साल लग चुका है और अभी कितने साल और लगने हैं ये पता ही नहीं चल रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ यह मुकदमा जो चल रहा है वो कब तक इसका फैसला आएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। बेल के इसी खेल को खत्म करने की बात किरण रिजिजू ने उठाई, लेकिन कपिल सिब्बल को, पी चिदम्बरम को, मनीष तिवारी को यह लगने लगा है कि अगर यह खेल खत्म हो गया तो उनका कैरियर भी बर्बाद होगा, क्योंकि जितने मुकदमे ज्यादा खींचे जाएंगे वकीलों को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। अगर कपिल सिब्बल कोई मुकदमा लड़ते हैं तो उनको लगता है कि यह मुकदमा लंबे समय तक चले, चाहे लालू यादव के चारा घोटाले का हो या फिर इधर किसी और मुकदमे की बात कर सकते हैं। जितने भी मुकदमे लड़े गए हैं उसमें फीस होती है, पैसे लिए जाते हैं और वो जितना ज्यादा लंबे समय तक चलेगा उसकी सुनवाई चलती रहेगी, इन लोगों के जेब भरते रहेंगे। इसी खेल को खत्म करने के लिए किरण रिजिजू ने कहा कि जल्द से जल्द मुकदमों पर फैसला आना चाहिए। कोर्ट को जितनी हियरिंग करनी है वो करे, लेकिन आगे के लिए डेट पर डेट, तारीख पर तारीख न देते रहे। लेकिन अब इन लोगों को इस बात के लिए भी तकलीफ है कि वो जो सुधार की प्रक्रिया है वो पूरी न हो और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इन लोगों के साथ हैं। सरकार के इस कदम से उनको तकलीफ हो रही है तो ये लोग उनके साथ गठजोड़ करके उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तीसरी जो बात उठी है और वो बहुत गंभीर बात है कि आखिरकार
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए इतनी छुट्टियां निर्धारित क्यों हो, जब ये अति आवश्यक सेवा में है। न्यायपालिका कोई सामान्य चीजें नहीं है। न्यायपालिका कोई सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता कि स्कूल अगर 4 दिन तक 10 दिन तक बंद रहती है तो बच्चे घर में ट्यूशन में दूसरे स्तर पर पढ़ सकते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था है। अगर हॉस्पिटल को 10 दिन तक बंद कर दिया जाएगा, डॉक्टर सब घर पे बैठ जाएंगे तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। अगर रेलवे को बंद कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस ठप हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। इसलिए 24/7 इन लोगों को चलाने का आदेश होता है। उसी तरीके से न्यायपालिका भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए और उसे हमेशा खुला होना चाहिए, चाहे इसके लिए जजों की संख्या बढ़ानी पड़े, 24/7 कोर्ट का दरवाजा खुला रखना पड़े। और वकीलों को यही तकलीफ लग रही है कि अगर ये सारे सुधार हो गए तो दिक्कतें इन्हीं के पास होनी है। इसलिए अगर किरण रिजिजू ने, मोदी सरकार ने सवाल उठाया है कि 150 दिन साल में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज छुट्टी मनाते हैं, यानी कि कोर्ट ही बंद होता है किसी किसी समय में, यानी गर्मी के समय में वेकेशनल बेंच बनते हैं, उसमें से 1-2 जज होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करते हैं। उस समय इनके लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा मामला महत्वपूर्ण है और कौन सा मामला महत्वपूर्ण नहीं है या कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मामले के महत्व की बात आई, जब किरण रिजिजू ने यह बात कही कि जो फ्रिवलस PIL है, यानी कि जो अगंभीर टाइप का PIL दायर किया जाता है, उसको रिजेक्ट करें और पेंडिंग केसों को पहले निपटाएं। लेकिन उस समय जब यह बात चल रही है तो CJI को भी ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला महत्वपूर्ण नहीं होता और कोई अगंभीर नहीं होता, सारे मामले एक तरह के होते हैं। तो क्या वेकेशन कोर्ट, जब वेकेशन बेंच जब बनता है गर्मियों के छुट्टियों के टाइम में 30 दिन तक कोर्ट बंद होता है और उस समय जो बेंच सुनवाई करती है वो ये तय नहीं करती है कि कौन सा मामला बहुत गंभीर है और कौन सा कम गंभीर है। क्या उसी समय भी, छुट्टियों के समय में, सुप्रीम कोर्ट में सारे काम सामान्य तरीके से चलते हैं या उसमें महत्वपूर्ण मामले को चुना जाता है, चयन किया जाता है? अगर एक तरफ आपके अनुसार कोई ना कोई मामला अति महत्वपूर्ण होता है, गंभीर होता है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो फिर सामान्य समय में भी सामान्य तरीकों से गंभीर और अगंभीर, महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण मामलों का चयन आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यही मामला उठा रही है मोदी की सरकार और किरण रिजिजू इन्हीं बातों को लेकर अड़े हैं कि अब तो न्यायपालिका में सुधार होना ही चाहिए, जजों की छुट्टियां कम होनी चाहिए, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, बेंच बढ़ने चाहिए। और यहां तक कि अब तो इस बात के लिए भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच केवल दिल्ली में ही होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए किसी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को हजारों किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली में ही आना चाहिए? क्या केरल के किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा? यह फिजिकल दूरी जो है हजारों किलोमीटर की, भारत जैसे देश में उसको कम करने की बात भी चलने लगी है कि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर, जहां पर इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो लखनऊ में भी एक बेंच है और हाई कोर्ट के बेंच को अब यह भी चल रही है बातचीत कि गाजियाबाद में भी होना चाहिए क्योंकि बड़ा स्टेट है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी बेंच नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पर होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज नियुक्त किए जाएंगे और CJI एक हो सकता है। लेकिन बेंच गुवाहाटी में भी सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, केरल में भी होनी चाहिए, या फिर इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इसकी जरूरत महसूस होने लगी है क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आसानी से बना लेते हैं, बड़े बड़े वकीलों का सहारा ले लेते हैं, करोड़ों की फीस भर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की पहुंच वहां तक कैसे हो, अपने मामलों की पैरवी कैसे करवाएं, इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और ये सुधार की प्रक्रिया अब पूरी होकर रहेगी, चाहे इसके लिए अपोजिशन पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूरी जुडिशियरी जितना भी जोर लगा ले। लेकिन ये चर्चा शुरू हुई है, कमेटी बनना शुरू हुआ है और सुधार की प्रक्रिया पर बात जब होने लगी है तो मोदी सरकार
इस पर कानून भी लाएगी और इन लोगों को एक्सपोज करेगी कि कौन कौन सबको, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए इस पूरे न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया के साथ है और कौन लोगों के खिलाफ सिर्फ एलीट सोसाइटी का साथ दे रहा है, जिनके पास न्यायपालिका में पहुंच भी हो, वकीलों की फौज भी हो, पैसे भी हो और वो न्याय को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सके, उसे खरीद सके। तो इसलिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अब बन के रहेगी, सुधार होके रहेगा और इस पर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ पार्टियां सामने आ चुकी है और कुछ का धीरे धीरे आना बाकी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में अपोजिशन में नहीं बैठी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी मोदी सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसे लगता है कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए और यही जांच टेस्ट का एक तरीका हो सकता है कि किन पार्टियों को किसके साथ जाना है और न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए या नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।